वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल हेयरिंग डे है आज, और इस डे की क्या थीम है, या हमें अपने जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दे दी है ना, उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक उसमें कोई मसला ना आ जाए। तो आपके कानों की और आपकी कुव्वत समात की जो एक इम्पॉर्टेंस है वो अपनी जगह है, और उसे संभालने की और उसके बारे में समझ रखने की ज़रूरत है। सो इस इंटरनेशनल हेयरिंग डे पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अफशा राहत, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से स्पेशल नीड्स के हवाले से भी काम करती हैं, और आज हमने स्पेसिफिकली हेयरिंग के हवाले से इन्हें मदू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर अफशा? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर अफशा, क्योंकि मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, सो हमें एक तो थीम के हवाले से और क्या क्या फोकस इस दिन में किया जाता है वो बताइए। लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिकली बचपन से जो मसला शुरू होता है ना, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी का बड़ा फुकदान है। हाँ, अगर हमें समझ आ भी जाती है ना कि बच्चे का हेयरिंग का इशू है, तब भी हम उसके कान में तेल डालते हैं और न जाने दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं, टोटके कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, 3 साल का होगा ठीक हो जाएगा, 4 साल का होगा ठीक हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के दिन के हिसाब से जो थीम है वो उस खुद पे बात करूंगी। WHO ने जो है वो आज 2023 की जो थीम रखी है हेयरिंग डे की, वो है एयर एंड हेयरिंग फॉर ऑल। तो इस पे हम इस दिन की मुनासबत से हम बात ये करते हैं कि किस तरह हेयरिंग को रिस्टोर किया जा सकता है, या जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से बचा जा सकता है, ठीक है, और किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, और कौन कौन सी कॉजेज हैं जो वजूहात बनती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की। ठीक है। फर्दर WHO ये चाहते हैं कि अब जो है ना, इसको हेल्थ केयर का पार्ट बना दिया जाए। ठीक है, ठीक है, ताकि जब आफ्टर बर्थ बच्चों के असेसमेंट्स होते हैं, अर्ली असेसमेंट होते हैं, उसी वक्त स्क्रीन आउट हो जाए अगर कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, और फिर उसके बाद हम उसको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो ये है, आप समझती हैं कि छोटे बच्चे में भी जब पैदाइश होती है उसके बाद ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए? जी, बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे मेजर हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की भी जा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं की जा रही है, और बहुत सारी जगह ना फैमिली भी रेजिस्ट करती है, वो नहीं चाहती। अच्छा, किस उम्र में खास तौर पे माँ बाप को छोटे बच्चे के देख लेना चाहिए कि अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेयरिंग टेस्ट हो जाना चाहिए जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है, और ये ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन टेस्ट होता है जो जस्ट 30 सेकंड्स लगते हैं जिसको, ठीक है, वो पास और फेल रिजल्ट होता है, स्क्रीन आउट हो जाता है आया हेयरिंग प्रॉब्लम है या नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो लास्ट ईयर 2022 मार्च की है, कि इन पाकिस्तान 3% ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, तो यानी 3% बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम के साथ बॉर्न हो रहे हैं। तो अगर हम उनको उस वक्त असेस कर लेंगे तो हम उन्हें अर्ली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे और बेहतर फैसिलिटीज, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर बोलने में उनकी प्रॉब्लम होता है, स्पीच डिले हो जाती है, फिर पढ़ाई देर से शुरू होती है और दीगर चीजें हो जाती हैं। फिर वो जो गैप आ जाता है ना, वो कवर अप नहीं हो पाता जो जितना लेट डायग्नोस होते हैं। तो इसलिए जितना अर्ली होगा उतनी अर्ली उस बच्चे के ऊपर काम हो सकेगा। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे एडल्ट्स में अब वक्त के साथ साथ मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक थी और बड़े होने के बाद कोई पता नहीं मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ, या वैसे उनकी हेयरिंग लॉस हो गया कम्प्लीटली, अब सुनाई नहीं देता। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज हैं, यानी कि प्रेगनेंसीज में जो है मदर के साथ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स मीजल्स है, रूबेला वायरस है, वो प्रेगनेंसी में हो तो उसकी वजह से बिफोर बर्थ कॉजेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। देन जो नेक्स्ट कॉजेज हैं वो आफ्टर बर्थ हैं। किसी भी एज में कुछ सर्टेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एयर इन्फेक्शन, और जो मेजर कॉज बन रहा है जिसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। हम बहुत ज्यादा नॉइस का एक्सपोजर ले रहे होते हैं। आप देखें, बहुत कॉमन आपको नजर आएगा, आप सड़क पे जा रहे हो, बाइक्स चला रहे हैं और कान में हेडफोन्स लगे हुए। अब आप सोचें वो कितना एकदम लाउड नॉइज है जो आप अपने एयर पे प्रेशर डाल रहे हैं, और जितना ज्यादा नॉइज से एक्सपोजर होता है उतना ज्यादा जो हेयरिंग सेल्स हैं कॉक्लिया में वो डैमेज होते जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो एडल्ट एज में भी बढ़ है। किस एज में, एडल्ट्स में किस एज में ज्यादातर ऐसा इंसिडेंस हो रहा है? देखें, अब अगर डी जनरेशन की बात करें तो ये 65 से प्लस भी आपको नजर आओगे। जो अमूमन हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं, तो वो कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है। लेकिन यंग में आपको जो बहुत ज्यादा नॉइज समटाइम्स वर्क पे भी होता है, वर्क प्लेसेस पे। अच्छा, ऐसा इम्पेयरमेंट अगर हो जाए, अगर सुनने में मसला आने लगे, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है?
ऐसा इलाज मौजूद है, या एक दफा खराब हो जाए तो बस वही मेंटेन कर सकते हैं, उसके बाद खराब ही हो सकता है? डिपेंड करता है कॉज क्या है। हाँ। समटाइम इस तरह की कॉज होती है कि कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई माइनर किस्म की चीज है जो कि आपने रिमूव कर दी और वो रिस्टोर होगी। लेकिन अगर डीजेनरेट हो गए एक दफा हेयर सेल्स तो वो फिर दोबारा से नहीं जनरेट हो सकते। आपने उसको फिर सब्स्टिट्यूट हेयरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के थ्रू ही आपने उसको फैसिलिटेट। कॉक्लियर इम्प्लांट भी हमारे पास डॉक्टर साहब बहुत महंगा हुआ करता था, क्या उसमें अब कोई कमी आई है? क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी इजी हुई है? थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आया है, लेकिन ऑल्दो वो अभी भी एक्सपेंसिव है और केयर टेकिंग मैनेजमेंट जो है ना उसकी ज्यादा है। और जरूरी ये है कि पहले बच्चे के पहले भी वो नजर तो आता था, मतलब एक बाहर वो लगा हुआ होता था तो वो नजर आता था कि नजर, कुछ है, तो नजर अभी भी आता है? नजर तो अभी भी आएगा उसका पार्ट। और उसके लिए भी चाहे वो हेयरिंग एड यूज हो चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट हो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हर एक को पता होना जरूरी है कि इज जस्ट नॉट लाइक अ ग्लासेस कि आपने लगाया और आपको इमीडिएटली नजर आना शुरू हो गया। डॉक्टर्स जो हैं वो अमूमन पहले हम इतना गाइड नहीं करते कि बाद में कितना टाइम लगना है, क्योंकि अगर आप हेयरिंग एड लगाते हैं तो उस नॉइस को सुनना सिखाना, प्रॉपर ऑडियोलॉजी ट्रेनिंग होना, ऑडिटरी ट्रेनिंग होने की जरूरत है। वरना होता ये है कि बच्चा जब एनवायरनमेंट जाता है ना, तो मैं बोल रही हूँ वो स्पीच साउंड्स और एनवायरमेंटल साउंड सब इतना लाउड होके उसको सुनाई दे रहे होते हैं कि वो शुरू में एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसने साउंड तो सुनी नहीं होती। तो इट टेक्स टाइम्स, ठीक है। तो आपको काफी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट ईयर लग जाता है जब वो हेयरिंग अच्छे से सुन सके, और देन फिर उसकी स्पीच डेवलपमेंट पे काम होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट भी होता है, वो भी डायरेक्ट वर्क नहीं करता, उसकी प्रॉपर मैपिंग होती है, फिर देन आफ्टर दैट ऑडिटरी ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद कहीं जाके वो नॉर्मली चीजों पे रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स को पता होना कि आपने उसके बाद भी काम करना है, देन वो रिजल्ट देगा। स्कूल्स में भी इस चीज की देखभाल होनी चाहिए ना, जैसे आई साइट वीक होती है, टीचर्स को पता चल जाता है, ऐसे हेयरिंग के हवाले से भी वर्कशॉप्स या कभी कभी इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यू नेवर नो बच्चा किस उससे गुजर रहा है, और कभी आप कहते हैं सुन ही नहीं रहा, हम आवाजें देते हैं सुन ही नहीं रहा, क्या पता उसके साथ कोई इशू हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनिंग स्कूल से भी होनी चाहिए। और जो जनरल चेकअप्स वगैरह होते हैं ना, बच्चों के रूटीन चेकअप्स जो हो रहे हैं, पीडियाट्रिशियन के पास जा रहे हैं, उनके पास भी, क्योंकि स्क्रीनिंग इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत ईजी है। आप उसके थ्रू अगर आप स्क्रीन आउट कर लें, बस अर्ली स्क्रीन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम कहते हैं कि कर लेगा, हो जाएगा, 3 साल की उम्र में हो जाएगा, अभी तो डेवलप हो रहे हैं इसके ऑर्गन, तो ये वो अर्ली पीरियड मिस हो जाता है। क्योंकि जो एक हेयरिंग डेवलपमेंट है ना, वो ड्यूरिंग फीटस स्टार्ट हो जाती है, मतलब 7 to 8 मंथ्स फीटस जो है वो हेयरिंग शुरू हो जाती है उसकी। फिर आप सोचें कि कितना टाइम लगता है आफ्टर बर्थ, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स 9 मंथ्स तो लगते ही हैं जब बच्चा फर्स्ट वर्ड डेवलप करता है, अर्ली भी किया वरना 1 ईयर तक जाता है। तो ये पूरा टाइम क्या होता है, ये साउंड्स की मैपिंग हो रही होती है। तो अगर आप कोई भी डिवाइसेस वगैरह सजेस्ट करते हैं तो इट टेक्स टाइम। इतना टाइम तो मैपिंग बच्चे को साउंड से फेमिलियर होता है, देन वो फिर उन साउंड्स को रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो वो हमें अंदाजा होना चाहिए। और घर में भी हम बहुत प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो आफ्टर जब बेबी की बर्थ हुई तो वो इन्फेक्शन था उसको, तो उसकी वजह से वो इंक्यूबेटर में रही थी। जब वो घर आई, रिलीज हुई आफ्टर 5 डेज, तो मुझे ऐसा फील होता था कि लाउड साउंड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो वो एक जाहिर है क्योंकि फील की भी थी तो थोड़ा सा टेंशन हुई। तो मैंने ना पर्सनली थोड़ा सा बिहेवियरली टेस्ट करने की कोशिश की, डिफरेंट साउंड्स क्रिएट की लाउड। तो अगर आप लाउड साउंड क्रिएट करें एक न्यू बॉर्न्स को भी एक हफ्ते के बच्चे, तो वो होता ये कि या तो वो अगर सकिंग कर रहा है ना, फीड ले रहा है, तो वो फास्ट कर देगा, ठीक है, या फिर उसके कोई ना कोई एकदम से जर्क मूवमेंट, कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करेगा अगर एकदम लाउड नॉइज हो। वहां से भी हम पर्सनली खुद ही असेस कर सकते हैं कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह के छोटे मेरे ख्याल में देखिए माँ को तो मदर पता चल ही जाता है, माँ बाप को पता चल जाता है। बस बात ये कि हम लोग एक्सेप्ट करें। जहां पर भी प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ एज अ नेशन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई। एंड आई नो इसमें और बहुत कुछ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, और बल्कि बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जुमे के हवाले से जो हमारी प्लानिंग होती है वो भी होगी, और एक और केस है जो बड़ा दिल खराश वाक़या है अगेन, उसके हवाले से भी आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक।